हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 7th क्लास के एनसीईआरटी का नगर व्यापारी और शिल्पीजन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी इस मेन हेडिंग को, नगर व्यापारी और शिल्पीजन आखिर ये क्या कहता है, क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ गया तो हमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आइए देखते हैं नगर आखिर क्या है, नगर क्या है, फिर व्यापारी क्या है, फिर शिल्पीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, हम देखिए नगर, अगर नगर की बात आती तो हमारे दिमाग सबसे पहले चलता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हमारे दिमाग को सबसे पहले थोड़ा था कि आखिर मध्यकाल में जो नगर हैं वो कैसे रहे होंगे। ठीक है, अब आज जैसे नगर, वैसे नगर तो रहे नहीं होंगे उस टाइम पे, तो आखिर मध्यकालीन भारत में नगर कैसे रहे होंगे। तो अगर आप दिमाग में जोड़ डालेंगे और सोचेंगे तो देखिए, हमने चोल एम्पायर जब पढ़ा था तो हमने राजा को पढ़ा था जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था तंजावुर में, राइट। तो वो क्या था कि उन्होंने जहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया तो धीमे धीमे वो क्या है, वो ग्रो कर गया। ठीक है, वो ग्रो कर धीमे धीमे वो ग्रो कर गया, वो क्या बन गया, एक नगर बन गया। ठीक, तो नगर कई तरह के होते हैं। एक क्या होता है कि एक तीर्थ स्थल नगर होते हैं। ठीक है, एक मंदिर वाली नगर, जहाँ मंदिर बन गया, फिर इसके बाद में वो जगह ग्रो कर गई। ठीक है, वो हो गया। एक होता है जहाँ से वाणिज्यिक कार्य बहुत ज़्यादा हो रहे हों। ठीक है, एक नगर वो होते हैं। एक नगर होते हैं जहाँ से प्रशासनिक कार्य सबसे अधिक हो रहे हों। ठीक है, वैसे नगर हो जाते हैं। और एक नगर होते हैं जहाँ पत्तन होता है, और कुछ नगर ऐसे तो जहाँ पे सारी क्वालिटीज हमको एक साथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो नगर आप समझ गए कि हमें नगर कई प्रकार के मिलते हैं। ओके, लेकिन बेसिकली नगर हम उन्हें ही मानेंगे जहाँ पर किसी साम्राज्य में, मान लीजिए कि मुगल साम्राज्य है। ठीक है, तो उस टाइम पे किस नगर का विकास सबसे अधिक हो, जैसे हमने देखा आगरा देखा, हमें फतेहपुर सीकरी देखा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हाँ ये नगर क्या हुआ, विकसित हुई है। ठीक है, ये ज़्यादा लाइमलाइट पे आई ये नगर। ठीक है, उस टाइम हम क्या देखे, दिल्ली सल्तनत काल में हमने क्या देखा कि दिल्ली जो है वो प्रमुख सत्ता का केंद्र बनी रही। ठीक है, वहाँ से ही सारी वाणिज्यिक कार्यकलाप वहाँ से होते रहे। ऐसे ही हमने क्या देखा कि जब हम राजपूत राजवंश पढ़ते तब हमने क्या देखा, चोल एम्पायर हो गया, तंजावुर, चोल में हमने तंजावुर को देखा। ठीक है, ऐसे हमने कई सारी डायनेस्टीज देखी हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नगर का विकास होगा, जहाँ पर किसी जगह का विकास होगा धीमे धीमे, कोई भी जगह हो जहाँ पे वो हल्का हल्का ग्रोथ करने लग जाए, फिर वो एक बड़ा वहाँ पे वाणिज्यिक केंद्र बन जाए। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। ओके, अब नगर है तो ऑफकोर्स, अब देखिए नगर है तो व्यापारी हैं, समझिएगा, नगर है तो व्यापारी। अब व्यापारियों का कार्य क्या होता है कि एक सामान को दूसरी जगह लेकर जाना, और दूसरे सामान को तीसरी जगह लेकर जाना, और तीसरे सामान को चौथी जगह, मतलब हर सामान को यहाँ वहाँ ऐसे आदान प्रदान करवाना। ये क्या किसका कार्य होता है, व्यापारियों का कार्य होता है। ठीक है, ठीक है, अब व्यापारी सामान कहाँ से पाएंगे, आसमान से तो सामान टपकेगा नहीं, है ना, और ना ही वो खुद बनाने लग जाएंगे। तो व्यापारी अपना सामान कहाँ से लाएंगे, शिल्पीजनों से। तो अब जो शिल्पीजन है वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं, शहरों में भी मिल सकते हैं, यानी कि नगरों में मिल सकते हैं, ग्रामों में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, नगर है तो व्यापारी है, व्यापारी है तो शिल्पीजन है, यानी कि नहीं, अगर नगर है तो व्यापारी है, नगर में ही व्यापार होगा। ठीक है, और व्यापार कैसे होगा, जब शिल्पीजन होंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट वो व्यापारी बेच रहे हैं उसको कोई बनाने वाला तो चाहिए ना। अगर सामान को कोई बनाने वाला ही नहीं होगा तो वो बेचेगा क्या। ठीक है, और अगर बेचने वाला नहीं होगा तो नगर किस बात का। तो इसीलिए एक ऐसा नगर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। और उसमें ये दो क्वालिटीज तो मेन होती है, तो मतलब ये नगर व्यापार से रिलेटेड है, मतलब संबंध रखता है, और व्यापार जो है शिल्पीजन से, और जो शिल्पीजन है वो नगर से। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, समझ गए आप अभी आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। तो फ्रेंड्स देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, 7th क्लास के एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड कितना है, 750 से लेकर के 1750 तक को हम पूरा मध्यकालीन भारत कह रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं पूरे 1000 साल का इतिहास। ठीक है, इस 1000 साल में जो 750 वाला टाइम था, 750 से 12वीं शताब्दी तक का, ठीक है, उसे हमने क्या कहा है, आरंभिक मध्यकाल, आरंभिक मध्यकाल। ओके, फिर हमने 12वीं सदी वाला, इसे हमने क्या कहा, सल्तनत काल। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था। अभी आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत का हमने क्या पढ़ा था, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक, हमने क्या पढ़ा था, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हमें देखा था कि बाबर ने जब लोदी को हराया था उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य क्या हुआ, स्थापित हुआ था। तो 1526 में हराया था, 1526 से लेकर 1750 तक के पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो कि हमने जब आरंभिक काल में हमने क्या देखा, हमने देखा मंदिरों का निर्माण देखा। ठीक है, हमने चोल साम्राज्य देखा, हमने ऐसे कई सारे साम्राज्य देखे। ठीक है,
तो इसमें से हमने कुछ मंदिर देखे। फिर यहाँ हमारे जब दिल्ली सल्तनत हमें कुछ मस्जिद देखी, जैसे कितनी सारी मस्जिद का निर्माण हुआ, प्रत्येक तरह की शैली देखी हमने, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, हौज, ये सब का निर्माण हमने देखा। फिर मुगल साम्राज्य में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी। ओके, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक केंद्र। क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक केंद्र, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा। फिर हमारा दूसरा होगा मंदिर, नगर तथा तीर्थ केंद्र, ठीक है, तथा तीर्थ केंद्र। तीसरा हम देखेंगे छोटे नगर, ठीक है। फिर हम देखेंगे छोटे और बड़े व्यापारियों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नगरों में शिल्प कैसी थी, ठीक है, नगरों में शिल्प कैसी थी, ठीक। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा मध्यकालीन भारत में पहले हमने देखा यहाँ के राजाओं का मतलब राजा कैसे थे, यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने कैसे, राजपूत जो रूलर्स थे उन्होंने कैसे रूल किया, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जब देश पे आक्रमण हुआ तब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई यहाँ पे, तो उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई जब मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, ठीक है। फिर मुगल स्टैब्लिश हुए तो उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या क्या किया का मतलब है कि उन्होंने शासन करने के साथ में और क्या किया, ठीक है। तो हमने देखा कैसे उन्होंने मस्जिद, मंदिर, हौज, और हमने अभी देखा कि चार बाग शैली भी हमने देखी थी, ठीक है। आगरा का ताजमहल हमने देखा, कुतुब मीनार हमने देखा, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हमने देखी, ठीक है, महल देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने जो देखी कि उन्होंने यहाँ पर शासन करने के साथ साथ और क्या किया था, ठीक है। अब हम आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि इन्हीं सारे क्षेत्रों के नगर कैसे थे, व्यापारी कैसे थे, और वहाँ के शिल्पी जन कैसे, मतलब वहाँ की फेमस चीजें क्या थी। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैं कोई भी लाइन मिस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये 7th क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर किसी अन्य एग्जाम की, उनके लिए भी बहुत खास हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं ये आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। तो अगर आप जैसे कि मान लो आप गोवा जाओगे, ठीक है, सपोज करो आप गोवा गए, तो अब आप गोवा के बारे में क्या सोचोगे? ऑफकोर्स आप वहां पे बीचेस हो गए, नारियल पानी हो गया जो वहाँ का फेमस है, आप वो सब सोचोगे, राइट, वहाँ की खूबसूरती देखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे वही बात कर दूं कि आपको वृंदावन जाना है, तो आप वहाँ पे क्या सोचोगे कि वृंदावन मतलब यानी धार्मिक स्थल, ठीक है, मंदिर, भगवान, पूजा पाठ, ये सब चीजें, ठीक है। वही मैं कोई दिल्ली की बात कर दूं, वहीं मैं आपको आगरा की बात कर दूं, आगरा का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या है? ताजमहल, राइट। यानी कि किसी प्रत्येक नगर की अपनी एक अलग खूबसूरती है ना। हर नगर उसकी अपनी एक अलग पहचान है कि वो किस चीज के लिए फेमस है। तो नगर कैसे बनते हैं, नगर क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, जैसा कि हमने देखा था अभी लास्ट चैप्टर में अपने की मथुरा क्या है? एक मंदिर नगर है, ठीक है। यह एक प्रशासनिक केंद्र है, या फिर कोई एक शहर हो गया, दिल्ली आप ले लीजिए, दिल्ली क्या है? एक प्रशासनिक केंद्र था, ठीक है। तो क्या वह एक प्रशासनिक केंद्र है, या फिर वह एक वाणिज्यिक शहर है, ठीक है, एक पत्तन नगर है, या फिर अथवा किसी अन्य प्रकार का। यानी कि किसी एक ही शहर पे पत्तन भी है, वाणिज्यिक शहर भी है, मंदिर भी है और प्रशासनिक केंद्र, मतलब एक ही शहर पे ये सारी क्वालिटीज मौजूद हो, ऐसे भी हम कई नगर देखेंगे, ठीक है। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन का केंद्र भी थे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको इन जगहों को ना याद कर लेना, क्योंकि ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखो ये मदुरै है, ठीक है, ध्यान रखना, मदुरै, तंजावुर, उरैयूर, तिरुवन्नमलाई, महाबलीपुरम, मद्रास, कांचीपुरम, तिरुपति, स्वामीमलाई, कमालपुरम, हप्पी, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ठीक है। और ये रहा आपका मुंबई, जिसे आज आप मुंबई के नाम जानते हैं, और ये है सूरत, बरार, सोमनाथ जहां महमूद गजनवी कई बार आक्रमण करा है, ठीक है, अहमदाबाद, अजमेर, पुष्कर, वृंदावन जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ठीक है। तो देखो सबसे मेन जो शहर होंगे
जो नगर होंगे हम क्या पढ़ेंगे, मसूलीपट्टनम को हम पढ़ने वाले हैं, हम्पी को हम पढ़ने वाले हैं और सूरत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सा नगर पूरब में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर पश्चिम में है, कौन सा कैसे है, मतलब ये आपको ना मैप बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कौन सा नगर कहाँ पर। तो आपको ये सारे नगर के नाम जो है ना रट लेने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखो प्रशासनिक केंद्र, आखिर प्रशासनिक केंद्र क्या है हम ये जानते हैं। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था चोल साम्राज्य पे, एक मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या पढ़ा था, चोल साम्राज्य में जो कांस्य की प्रतिमाएं बन रही थी उस टाइम पे, वो संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक थी, या फिर उत्कृष्ट प्रतिमाएं थी, उससे अच्छी उससे बेहतरीन प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। कहाँ की बात हो रही, तंजावुर की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, तो हमें कैसे चलता पता कि जो इस मंदिर के वास्तुकार हैं इनका नाम यही था। तो हमको पता चलता है क्योंकि इन्होंने अपना नाम अभिलेख में यानी कि उसी मंदिर में ही लिख रखा है कि इनका नाम है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, ठीक है। ये एक वास्तुकार जिन्होंने मंदिर के डिजाइन को बनाया है, ठीक है। तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कृष्ट किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, ठीक है। मंदिर तो है ही तंजावुर शहर में, तंजावुर राज्य में, राजराज के राज्य में जो तंजावुर है, ठीक है, वहां पे मंदिर तो है ही, लेकिन वहां पर क्या है राजमहल भी हैं जिसमें कई मंडप बने हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। मंडप में क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। तो राजा उस टाइम पर कहाँ से अपने अधीनस्थों के लिए संदेश जारी करते थे या फिर आदेश, तो वो था मंडप। मंडप यानी कि एक सभा, ठीक है, जहाँ पे बैठने की व्यवस्था, उसे मंडप कहते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने थे, यानी कि अपने सैनिकों को रखने के लिए सैन्य शिविर भी होते थे। तो नगर में क्या थे, सैन्य शिविर भी थे। अब देखो ये नगर की परिभाषा आपको मिल रही है कि नगर आखिर बन कैसे रहे, ठीक है, कि नगर है, नगर में मंदिर भी है, ठीक है, उसके अलावा राजमहल भी है, ठीक है, फिर वहां पर मंडप भी बना था कि राजा वहां से अपना क्या कर सके, अपने प्रशासनिक कार्यों को देखभाल कर सके, वहां पर लोग आ सके, बैठ सके, जनता के लिए आदेश पारित हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है, यानी कि वहां पर क्या है, मार्केट भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है, क्योंकि आज की तरह तो वहां पर समरसेबुल था नहीं, तो जल की आपूर्ति कहाँ से होगी, कुओं और तालाबों से। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कहाँ के, तो उरैयूर के जो सालीय बुनकर हैं वो क्या कर रहे हैं, झंडे झंडियां बना रहे हैं मंदिरों के लिए, ठीक है, जो मंदिर में उत्सव हो रहे हैं, ठीक है। राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया मस्त एकदम सूती के कपड़े बना रहे हैं, जो लेकिन जो जनसाधारण है उनके लिए मोटा सूती कपड़ा बन रहा है, मतलब जिसकी जैसी हैसियत उसके लिए वैसी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, जैसा आज के युग में हम देख रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही आप ले लीजिए। यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं, यानी कि जो मूर्तिकार हैं, जो स्वामी मल्लाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कांस्य की मूर्तियां बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चोल वंश में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हमको मिली हैं, जो पूरे संसार में हमको दूसरी वैसी कहीं देखने को नहीं मिली, ठीक है। वहां पे क्या बन रही है, मूर्तियां बन रही हैं, सुंदर घंटा धातु के दीप बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे कार्य वहां पर हो रहे हैं। तो यही तो विकास है ना, नगर का विकास यही तो है कि जितना नगर में काम होगा,
जितनी नगर में सुविधाएं होंगी उसी तो बेहतर नगर कहेंगे हम। वाणिज्यिक कार्यकलाप जितना अच्छा होगा नगर उतना अच्छा विकसित होगा। अब देखिए हम देखते हैं मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। ठीक है, मंदिर नगर क्या है और तीर्थ केंद्र क्या है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर क्या है, एक मंदिर नगर का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर बना। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मंदिर बना, तो अब इस मंदिर में पुजारी होगा, पूजा पाठ होगा, किसी ने बनवाया होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पहले सिर्फ यहाँ पर एक मंदिर था, कोई बस्ती नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब इस मंदिर की मतलब मंदिर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे व्यापारी हो गए, पुजारी हो गए, राजा हो गए, गांव के नागरिक हो गए, धीमे धीमे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लोगों का बसना चालू हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मंदिर नगर। आप लोग समझ गए होंगे मंदिर नगर क्या है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर नगर किसका करते हैं, नगरीकरण का, मतलब धीमे धीमे क्या होगा, वहां पर नगरीकरण होने लग जाएगा। ठीक है, नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है, नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी अपने पढ़ा था। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। ठीक है, मतलब प्रत्येक शासक अपने जो भी देवता उनका आराध्य देवता है उसके प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण वे करवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मतलब उन्होंने क्या किया, मंदिर बनवाया, मंदिर के आसपास भूमि और धन को क्या किया, अनुदान यानी कि दान में दे दिया, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। मतलब जो भी अब उससे आय होगी वो सिर्फ मंदिर का ही उसमें अधिकार है, तो उससे जो वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं वो सब संपन्न किए जाएंगे। पूजा पाठ में जो खर्च हो रहा है वो सब उसी से ही लगेगा। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। यानी कि जो तीर्थ यात्री आएंगे, जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, वो सब क्या करेंगे, यहाँ पर भोजन पाएंगे। और पर्वोत्सव मनाए जाते थे, यानी जो भी उत्सव है, जो भी त्योहार है वो वहां पर सेलिब्रेट किए जाएंगे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब जो भी मंदिर में व्यक्ति जाएगा वो दान तो करेगा ही करेगा, मतलब अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग, जिसकी जितनी श्रद्धा है वहां पर वो लोग दान दक्षिणा करते थे। इसका हम देखते हैं, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। अब देखो यहाँ पर ये मेन फैक्ट आ गया कि मंदिर के कर्ता धर्ता यानी जो पंडित जी थे, जो पुजारी थे वहां पर, वो मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय यानी धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब ये क्या है, मंदिर नगर का विकास हुआ। ठीक है, इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। कैसे हुआ, इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, ठीक है, दर्शन करने वाले लोग थे, इन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर धीमे धीमे मान लो कुछ लोग दुकान लगा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग अपना व्यवसाय आरंभ कर दिए। सब कुछ करते वहां पे क्या हुआ कि धीमे धीमे क्या होने लग गया कि वहां पर एक नगर का विकास हो गया। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मंदिर नगर। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी यानी कि भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है। ये कैसे मंदिरों के उदाहरण है हमारे, ये हैं मंदिर नगरों के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मंदिर नगर कैसे बनता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीर्थ स्थल नगर कैसे थे। ठीक है, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और तिरुवन्नमलाई जो तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर जो कि राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, कौन, अजमेर,
और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया। सूबा क्या था? एक मुख्यालय था। ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा नगर? अजमेर हो गया। अजमेर के साथ आप इसको ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, वृंदावन को भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। कहाँ पर? अजमेर में। और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। अजमेर के पास क्या है? पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि तीर्थ स्थल नगर क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छोटे नगरों का संजाल कैसा था। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा गया, ठीक है, मंडपिका यानी कि मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट यानी कि बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे नगरों का संजाल कैसे हुआ। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी छोटे से शहर में रह रहे हो, वहां पर कोई गांव है, ठीक है, गांव से एक नगर में, नगर भले ही छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जो गांव वाले हैं वो अपना अनाज बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, अपनी सब्जियां बेचने के लिए कहाँ जाएंगे। उन्हें मतलब एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पर उनकी सारी सुविधाएं उनके लिए मौजूद हो। ठीक है, भले वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, उसे क्या हम बोलेंगे? छोटे नगर बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हाट बाजार लगती हो, जहाँ पे उनकी जरूरतों का सारा सामान मिलता हो। ठीक है, ऐसे नगर क्या है? छोटे नगर हैं। जैसे ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये छोटे बाजार का ही एक उदाहरण है। ठीक है, छोटे नगरों का एक उदाहरण है कि यहाँ पे देखिए हर चीज आपको मिल रही है, कि यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बेच रहे हैं इत्यादि। अब देखो यहाँ पर है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी, यानी कि इस नगर को इसने क्या किया? किलेबंदी कर लिया, या फिर यहाँ पर क्या किया? महल बना लिया। ठीक है, ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। अब किसी ने क्या किया कि इस पूरी जगह पर क्या कर दिया? किलेबंदी कर दी, या फिर यहाँ पर थोड़ा दूर जाकर क्या किया? महल बना लिया। अब जो भी व्यापारी आएगा, जो भी यहाँ पर अपनी दुकान वगैरह जो भी लगाएगा, उससे क्या करेंगे ये लोग? अब कर वसूल करेंगे। ठीक है, तो क्या करते थे? उनके व्यापार की वस्तुओं पर क्या लगता था? कर लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे। मतलब जो वहां पर आसपास जो मंदिर हैं, जो भी कर इकट्ठा किया गया है, वो मंदिरों को दे दिया गया है। लेकिन ऐसा कभी कभी, ठीक है, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। यानी कि अगर आपने खुद, मतलब जो भी व्यक्ति कर वसूल कर रहा है, अगर उसके द्वारा बनवाया गया कोई मंदिर है, या किसी धनाढ्य व्यक्ति के, या धनाढ्य व्यक्ति इन द सेंस की राजा, ठीक है, तो फिर वो जो कर आएगा वो कहाँ जाएगा? वो मंदिर में जाएगा। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं, जो हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी आखिर क्या थी, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, लुप्त मोम तकनीकी देखो क्या है कि पहले क्या किया गया कि मोम की एक आकृति बनाई गई। सपोज करो कि ऐसी आकृति मोम की बनाई गई। ठीक है, अब मोम तुरंत पिघल जाएगा, है ना, तो उसके लिए क्या किया गया? मोम पिघले ना,
इसलिए मोम को पहले मोम की पूरी आकृति बनाई गई, उसके बाद इस आकृति को मिट्टी से लपेट दिया गया, मतलब मिट्टी से लपेट दिया गया। ठीक है, अब मिट्टी से जब पूरी आकृति को दोबारा, मतलब मोम के ऊपर ही हमने मिट्टी को चिपका दिया, यानी कि मिट्टी की एक आकृति बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, हल्का सा एक होल किया और पूरी मोम को पिघला करके निकाल लिया। लेकिन अब क्या है, उसके अंदर जो ऊपर से मिट्टी की जो आकृति है वो तो वैसी की वैसी ही है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास धातु है, उस धातु को पिघला करके हमने उसी के अंदर मिट्टी का जो खोखला है ना, मिट्टी तो पूरा खोखला हो गया, हमने मोम निकाल लिया है। तो अब उसी के अंदर हमने क्या किया कि जो धातु हमारे पास है उसको हमने भर दिया। और जब धातु गरम धातु हमने भर दी, जब वो फिक्स हो जाएगी, यानी कि जब वो सूख जाएगी, जब वो अपने एक शेप ले लेगी, तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर की जो मिट्टी थी उसे बहुत सावधानी से हम उसको हटा देंगे। तो कैसी बन के आएगी, ऐसी कांसा की ऐसी सुंदर सी मूर्ति बनकर हमारे सामने रेडी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे के मेल से बनती है। तो कांसा कैसे बनता है, तांबे और रागे से मिलता है। ठीक है, रागा यानी कि टिन। ठीक है, घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। समझ गए, घंटा धातु में जो रागे का जो अनुपात है किसी भी प्रकार की किसी भी किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। इसकी ध्वनि कैसी होती है, घंटे जैसे होती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। तो जो कांस्य मूर्तियां जो चोल काल में बनी थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति कहीं हमको देखने को नहीं मिली है, तो वह कैसे बनाई गई है आइए देखते हैं। तो उस तकनीक का नाम है लुप्त मोम तकनीक। कौन सी तकनीक है, लुप्त मोम। ठीक है, इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, जिसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, समझ में आया कि मतलब पहले आपने मोम की एक आकृति बनाई, फिर चिकनी मिट्टी से क्या किया कि इसको पूरा लीपा, यानी कि थोड़ा मोटा। इसके बाद में उसको सूखने के लिए आपने छोड़ दिया। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था, यानी कि सारा मोम बाहर निकाल लिया गया। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जहां से हमने छेद किया था वहीं से हमने पूरी पिघली हुई धातु को डाल दिया। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो ऐसे हमारी बनती थी क्या, कांसा की मूर्ति। ठीक है, यानी कि किस तकनीक से, लुप्त मोम तकनीकी से, ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि व्यापार जो वहां पर जो बाजार लगते थे उस पर क्या लगता था, कर, है ना। तो बाजारों पर कर देखते हैं कैसे। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर हो गया, गुड़ है, रंग है, धागा है, रुई है, नारियल है, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर, आसवकों पर, तेल, पफुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। अब आप समझो कि जैसे आज के टाइम पे हम पर कर लगता है हर एक चीज पे, मतलब यानी कि ऑक्सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद हम पर हर चीज पर हम टैक्स पे करते हैं। तब भी कुछ ऐसा ही था कि तब के लोग भी हर वस्तु पर कर पे करते थे। ठीक है, अब देखो है बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। हम आज भी देखते हैं बंजारों को। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। ठीक है, जो भी व्यापारी घोड़ा बेचते थे वो अपने एक गुट में रहते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत
में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, यानी कि 8वीं शताब्दी में हमको ऐसे संघ बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि कोई भी घोड़ा जो बेचने वाले व्यापारी हैं वो एक संघ पे चल करके ही कार्य करते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। क्या नाम था इनका? मणिग्रामम और नानादेशी। ठीक है, किस शताब्दी की बात हो रही है? तो 8वीं शताब्दी की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो जो मणिग्रामम थे और नानादेशी, अभी देखिए ये जो शब्द है मणिग्रामम कौन थे, ये आपके पीटी में आ सकता है। नानादेशी कौन थे? नानादेशी तो मतलब मैंने पहली बार सुना इसको, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नानादेशी कौन थे? जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उन्हें नानादेशी कहा गया है। इस शताब्दी में तो ये 8वीं शताब्दी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। तो कौन थे? चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। तो ये क्या बन गए? चेट्टियार हो गए, मारवाड़ी हो गए, क्या हो गया कि देश के प्रधान व्यापारी बन गए, मतलब मुख्य व्यापारी बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। कौन कौन? हिंदू हो गए, बनिया हो गए, मुस्लिम बोहरा। ठीक है, वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। देखिए कहाँ कहाँ तक इन लोगों ने व्यापार किया है, यानी लाल सागर हो गया, ठीक है, फारस की खाड़ी हो गई, पूर्वी अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, चीन से भी ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। मतलब ये लोग यहाँ पे क्या करते थे? तो यहाँ पर ये लोग मसाले और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, तो अफ्रीका से ये लोग क्या लेके आएंगे? सोना और हाथी दांत। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। मतलब कहाँ के कैसे व्यापारी? क्या नाम था इन व्यापारियों का? तो इतालवी व्यापारी, ध्यान रखिएगा। और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। यानी कि पहले इतालवी व्यापारी हमसे लेके गए, फिर वहां से वो कहाँ लेके जाएंगे? यूरोप में बेचेंगे, यूरोप की मार्केट में। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। ऑफ कोर्स पहले वो हमसे लेके गए आधे दाम पे, वहां पे जाके डबल दाम पे बेच दिया, तो उनको तो लाभ तो हो ही करेगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले का, जैसे कि काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, जायफल हो गए, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। और हमारे यहाँ का भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदलता है, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। यानी कि अब जैसे ये लोग हमारे यहाँ पर, इनको हमारे यहाँ का मसाला पसंद आया, इनको हमारे यहाँ का कपड़ा पसंद आया, तो हम देखेंगे धीमे धीमे कैसे ये हमारे पूरी मार्केट पे ही क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। कैसे ये हम पे शासन करने लग जाएंगे आकर के एक टाइम पे। आइए अब पढ़ते हैं काबुल को। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। कहाँ से? काबुल और कंधार से। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेपटिस्टे टेवेर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लादकर लाए जाते थे और उपमहाद्वीपों तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, मतलब गुलाम भी बिक्री के लिए, हमने देखा ही अपने लास्ट चैप्टर में कि गुलाम भी आते थे। आइए अब देखते हैं नगरों में शिल्प कैसा था। बीदर के शिल्पकारों तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। क्या पड़ गया? बीदरी पड़ गया। कहाँ के शिल्पकार? बीदर के। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार,
कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ये किसके लिए आवश्यक थे? मंदिरों के निर्माण के लिए। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं थी। यानी स्वतंत्र व्यवसाय क्या था हमारे पास? कपास को साफ करना, कपास को काटना और रंगना क्या था? स्वतंत्र व्यवसाय था। देखो ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखो कौन थे? शलियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। तो अब इसे पूछ ले कैकोलार कौन थे? कैकोलार कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे? ये बुनकर थे। सालियार कौन थे? ये बुनकर थे। आप इसको देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या है ये? पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। कितना सुंदर लगा, देखो इसको। और ये है साल का बॉर्डर, कितनी बेहतरीन डिजाइन है इसमें। अब हम देखेंगे शहरों के बदलते हुए भाग्य। कौन सा शहर बहुत उठा, कौन सा नष्ट हो गया, ये सब हम देखेंगे। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद यानी कि जो गुजरात है जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। देखा यहाँ पे तंजावुर क्या हो गया? ये सिकुड़ गया। अहमदाबाद क्या हो गया? ये फैल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? पत्तन था। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। तो मुर्शिदाबाद किस लिए उभरा? क्योंकि यहाँ पर क्या था? रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बन गया। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। कब? 1704 में मुर्शिदाबाद क्या हो गया? बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया और इसी टाइम पे क्या हो गया? वो नष्ट भी होने लग गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके, इसलिए वो क्या हो गया? ढह गया। तो हमने देखा कौन सा जो नगर है वो उठा, फिर कैसे कोई नगर सिकुड़ कर समाप्त हो गया और कैसे कोई छोटा सा नगर धीमे 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 क्या हो गया? बड़ा बन गया। अब हम देखेंगे हप्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत को। हप्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हप्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। यह नगर 1363 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। तो जो हप्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। कब? 1336 ईस्वी में। हप्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। तो वहां की किलेबंदी कैसी थी? बहुत ही श्रेष्ठ थी, मैंने उच्च कोटि की थी। किले की दीवार के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी कि जो हप्पी की जो वास्तुकला है वहां पर चूना गारा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी कि वहां पर बड़े बड़े शिलाखंडों को आपस में फंसा करके ही उनसे घर, मतलब इतना अच्छा हप्पी को तैयार किया गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं एक किलेबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हप्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। कैसे? गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृश्य प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवार और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। छतें कैसी हैं? सपाट हैं, चपटी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इसकी खूबसूरती का यहाँ पर वर्णन हुआ है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर
1.37 यानी 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ था। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां पे जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। यहाँ पर दिखाया गया कैसे एक बांध की व्यवस्था हो रही है, कैसे जलाशय बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। हप्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुम्बद थे। वहाँ स्तंभ वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों के रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हप्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हप्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चिट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। मंदिर कैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। और देवदासियां विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा यानी भगवान जी के सामने राजा, जो राजा होता था उस शहर या नगर या उस नगर का, तथा प्रजाजनों जो भी वहाँ की पब्लिक थी के समक्ष नृत्य किया करती थी। कौन? देवदासियां। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हप्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। तो पुरातत्वविदों ने क्या किया, इसको खोज निकाला है और अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। ठीक है, संगीत क्या है, नृत्य क्या था, मल्लयुद्ध क्या था, ये तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों ने हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हप्पी का विनाश हो गया था। तो इन सब के हाथों जब विजयनगर की पराजय हुई तो फिर क्या हुआ, हप्पी जो था उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, मतलब हप्पी की जो वास्तुकला थी वो क्या हो गई, धीमे धीमे खत्म होने लग गई। अब देखते हैं सूरत का प्रवेश द्वार। उसके पहले हम देखते हैं वाणिज्य केंद्र किसे कहते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। सूरत मुगल काल में कैबे यानी कि आज के खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। कौन? सूरत। सूरत ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो सूरत क्या था, मुख्य द्वार था। कहाँ से? ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए क्या था, मेन गेट का काम करता था वो। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, यानी कि मक्का जाने का प्रस्थान द्वार, एंट्री गेट भी इसे कहते थे, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री थे जहाज द्वारा यहीं से निकलते थे। सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहां सभी जातियों और धर्म के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और बहुत ज़्यादा समृद्धशाली नगर के रूप में उभरा। अनेक इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे, यानी कि 100 जहाज 100 यानी कि
100 जहाज आपको एक ही वक्त पर देखे जा सकते थे खड़े हुए इस बंदरगाह पर। मतलब ये इतना ज़्यादा चलायमान बंदरगाह था। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। ठीक है, यानी कि सूती कपड़े को थोक के भाव पर भी और फुटकर में भी बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। मतलब ये जो राज्य था, यानी जो सूरत था, यहाँ पर कहीं से कोई भी व्यापारी आए उसके विश्राम करने के लिए व्यवस्थाएं थीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वाणिज्यिक जो कार्य था वो बहुत अच्छा था इस कारण। ठीक है, जहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। यानी कि सूरत की जरा हुआ सामान, ये सूरत का कपड़ा पूरे विश्व में विख्यात था। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंधा पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान में जो मुंबई जिसे हम कहते हैं, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि धीमे धीमे ये मतलब जितना पहले चरम सीमा पर था ये अपने उत्कृष्टता के, उतना नहीं रहा, लेकिन धीमे धीमे ऐसा कम हुआ। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं था कि मतलब ये एकदम खत्म ही हो गया। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि सूरत का मतलब विनाश हो गया हो, नेवर। ठीक है, हमेशा यहाँ से क्या था, चलायमान पोर्ट थे इसके, व्यापार यहाँ से हमेशा होता रहा है। जोखिम भरा दौर अब देखते हैं। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौतियां क्या क्या थी। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के किनारे है। 17वीं शताब्दी में यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। किसने, हॉलैंड ने और इंग्लैंड की दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन चुका था। मतलब आंध्र का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन वही था, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वाशियों ने बनाया था। मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया है, तो हॉलैंड वाशी ने बनाया है उसको। अब देखते हैं इसे मछुआरों का एक गरीब नगर क्यों कहते हैं। मछुआरों का एक गरीब नगर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इस शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है, विलियम मेथवर्ल्ड कह रहे हैं। बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं और उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है हॉलैंड। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये बात हो रही है गोलकुंडा का जो पत्तन है। अब देखते हैं गुमास्ता क्या है। लिखा है पे गुमास्ते, तो गुमास्ता क्या है। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को क्या बोलते हैं, गुमास्ता कहते हैं। गोलकुंडा के कुब्द शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया था। गोलकुंडा के कुब्द शाही शासकों ने, ध्यान रखिएगा, कपड़ों पर, मसालों पर और चीजों पर क्या कहता है, एकाधिकार लागू कर रखा था, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। इसलिए विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी,
चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया। ठीक है, गोलकुंडा को किसने कुलीन वर्गों ने, फारसियों ने, फारसी जो सौदागर थे, ठीक है, तेलुगु कोमटी ने, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, इस नगर को क्या किया, घनी आबादी वाला बनाया और समृद्धशाली नगर इसे बनाया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, मीर जुमला कौन था, तो मीर जुमला एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। किसने, मीर जुमला ने। किसको, हॉलैंड वासियों को और अंग्रेजों को। 1686 से लेकर 1687 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान रखना कि गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में कब मिला है, तो 1686 से लेकर 1687 के बीच में गोलकुंडा औरंगजेब के साम्राज्य काल में, मुगल शासन काल में मिल गया है, मुगल साम्राज्य में मिल गया है। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें। समझ रहे हैं कि मतलब जो उस टाइम पर की जो नीतियां थी राज्य की, उसके लिए इतना ही जरूरी नहीं था कि पत्तन पर, ठीक है, भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्रों का संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। ठीक है, मतलब एक साथ कंपनी के नए जो केंद्र बन रहे हैं, एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, यानी वर्तमान जो मुंबई में है, कलकत्ता यानी जो वर्तमान से कोलकाता कहते हैं, और मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। ठीक है, और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंधा पतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण नगरों से अधिक कुछ भी नहीं है, यानी दोबारा यह नहीं उठा कभी भी। नए नगर और व्यापारी को देखते हैं अब कि नए नए नगरों का उद्भव कैसे हुआ। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, क्या, कपड़े और मसाले। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, इन सब ने क्या किया, अपनी अपनी कंपनियों को बनाया। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, इनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। ठीक है, स्टार्टिंग में मुल्ला अबुल गफूर और वीरजी वोरा ने इनका क्या विरोध किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया था और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए, यानी कि उन्होंने पूरे समुद्र पे अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कारण जो उनकी जो नीतियां थी वो बहुत मजबूत थी, इस कारण वो हमारे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया था। इससे इस शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, यानी कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा होता चला गया। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लग गई, यानी कि अब जो ये टाइम पीरियड जहाँ मांग बहुत अधिक हो रही है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, शिल्पकारों की जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई, घटने लग गई। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। ठीक है, कैसे करने लग गए, पेशगी की प्रणाली पर काम करने लग गए, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि आपने अगर एक बार किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो आपको उसी पर काम करना है। अब आप दोबारा अपने अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते हैं, यानी कि अब वो अपनी डिजाइन तक भी नहीं डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसी उनकी डिमांड होगी वैसा उनको प्रोडक्ट बना करके देना होगा।
18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, यानी कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे, यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ उसको हम अगले वर्ष यानी कि 8th क्लास के NCERT में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।